पिछले सेशन में अपन ने प्रबंध के सिद्धांतों के विषय में मैंने आपको काफी कुछ बताया था। आज हम फेयोल, सर हेनरी फेयोल जो हैं, इनके विषय में चर्चा करेंगे। सर हेनरी फेयोल का जन्म जो है फ्रांस में सन 1841 में हुआ था और ये इंजीनियर पद पर खदान में नियुक्त हुए थे और इनके द्वारा जो वहां पर 1887 तक इंजीनियर पद पर इन्होंने सर्विस की और सर्विस करने के दौरान ही मैंने पहले ही बताया कि ये स्वभाव से कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत ज्यादा तेज दिमाग था और वे प्रबंध के विषय में हमेशा सोचते रहते थे, विचार करते रहते थे। सन 1887 में इनकी खदान जो है भारी हानि की ओर चली गई और उस समय कंपनी के संचालकों ने विचार किया कि इन्हें महाप्रबंधक कंपनी का बना दिया जाए। 20 वर्षों तक के इन्होंने महाप्रबंधक के रूप में काम किया और जो भारी हानि में कंपनी चल रही थी उसको पुनः लाभ की स्थिति में लाकर उन्होंने प्रतिस्थापित किया। ये इनकी बड़ी उपलब्धि थी और सेवानिवृत्ति के बाद उसी कंपनी के वे संचालक बन गए, डायरेक्टर बन गए और उन्होंने 14 सिद्धांत जो है प्रबंध के वो प्रतिपादित किए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 14 सिद्धांत जो हैं प्रबंध के, क्या ये केवल प्रबंध पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही है? क्या आपके माता पिता के लिए नहीं है? क्या आपके दोस्तों के लिए नहीं है? क्या आप बिजनेसमैन हैं, आपके लिए नहीं है? लगभग यदि देखा जाए तो ये प्रबंध के सिद्धांत एक विद्यार्थी के लिए, एक व्यवसायी के लिए, घर में रहने वाली एक गृहिणी के लिए, हर किसी के लिए ये 14 सिद्धांत जो है बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और इन 14 सिद्धांतों की जो एक पिक्चर जो है वो मैं आपको वीडियो में ही दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ताकि आपको 14 सिद्धांत जो है आपके सामने आ जाए। ठीक है, ये 14 सिद्धांत जो इन्होंने बताए हैं, इन 14 सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे सीधे, ज्यादा लंबा न खींचते हुए। पहला सिद्धांत इन्होंने दिया श्रम विभाजन का सिद्धांत। श्रम विभाजन के सिद्धांत का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। श्रम और विभाजन, कोई भी कारखाने, कोई भी फैक्ट्री में जब काम होता है तो काम अलग अलग चरणों में होता है। तो श्रम को हम यदि विभाजित कर देते हैं अलग अलग भागों में, क्यों? क्योंकि एक उपक्रम के अंदर में समान योग्यता वाले व्यक्ति काम नहीं करते हैं। किसी की योग्यता अधिक होती है, किसी की योग्यता कम होती है और योग्यता अनुसार उन्हें काम सौंपा जाता है। तो श्रम विभाजन यदि कर दिया जाए कि एक बोझा उठाने वाला व्यक्ति जो है वो कम पढ़ा लिखा भी है, शरीर से हष्ट पुष्ट है, तो वो उसके लिए बिल्कुल सही है, श्रम विभाजन कर देंगे हम। कंपनी के अंदर में एक इंजीनियर है जो मशीनरी के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम मशीनरी का काम सौंपेंगे। वे व्यक्ति जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे व्यक्ति जो हैं और साथ में फुर्तीवान है, उन्हें मशीन में काम करवाएंगे हम। तो इस तरीके से उन्होंने श्रम विभाजन के सिद्धांत में उन्होंने यह स्पष्ट करते हुए बताया कि कभी भी कंपनी या उपक्रम में श्रम को विभाजित कर दिया जाना चाहिए और योग्यता अनुसार श्रम विभाजित करके उन्हें कार्य सौंपना चाहिए। अगला आता है अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन का सिद्धांत में एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि किसी बहुत बड़े
व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सैनिक कभी खराब नहीं होते, खराब होता है सेनापति। खराब अनुशासन एक बुराई है जो खराब नेतृत्व से आती है। ये बड़ी सुंदर बात यहां पर कही है। और हम यहाँ फ्यूल के सिद्धांत को जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप देखें कि उन्होंने अनुशासन के सिद्धांत पर कितना जोर दिया कि एक उपक्रम, एक फैक्ट्री, एक कारखाने के अंदर में अनुशासन का होना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि अनुशासित श्रमिक जो हैं वे अपने कार्यों को अनुशासनबद्ध तरीके से जब करेंगे तो प्रोडक्शन में भी वृद्धि होगी, क्वालिटी में भी सुधार आएगा और कंपनी को लाभ होगा। माने अनुशासन के सिद्धांत में उन्होंने ये बात स्पष्ट की। उन्होंने ये बात भी यहां पर स्पष्ट की थी कि यदि कोई श्रमिक या कर्मचारी अनुशासन तोड़ता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो श्रमिक अच्छे से काम करते हैं उनको प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। इसके बाद अगला सिद्धांत आता है आदेश की एकता का सिद्धांत। देखिए, एक बड़े आकार के उपक्रम के अंदर में बहुत से अधिकारी होंगे। कंपनी का सीईओ होगा, कंपनी का मैनेजर होगा, कंपनी का डिप्टी मैनेजर होगा, कंपनी का सुपरवाइजर होगा, और सबसे निचले स्तर पर जो काम कर रहे हैं वो श्रमिक हैं। वो बेचारे कुछ नहीं जानते हैं, उन्हें जैसा आदेश मिलेगा वैसा वे काम करेंगे, वे आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। तो यहां पर फ्यूल ने इस बात को बड़ी क्लियरिटी से बता दिया कि भाई एक उपक्रम के अंदर में जो श्रमिक निचले स्तर पर काम कर रहे हैं इन्हें हमेशा एक ही व्यक्ति से आदेश मिलना चाहिए। यदि अलग अलग व्यक्तियों से आदेश मिलने लगेंगे तो वह श्रमिक जो है वो भ्रम की स्थिति में आ जाएगा, और भ्रम की स्थिति में उत्पादन बाधित होगा, जिससे कंपनी को घाटा होगा। इसीलिए श्रमिकों को हमेशा एक ही व्यक्ति से आदेश प्राप्त होना चाहिए, अलग अलग व्यक्तियों से आदेश प्राप्त कभी भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने दिया है निर्देश की एकता का सिद्धांत। लगभग आदेश की एकता के सिद्धांत से ही मिलता जुलता निर्देश की एकता का सिद्धांत है। देखिए, निर्देश की एकता के सिद्धांत में निर्देश माने डायरेक्शन हुआ। अब ये डायरेक्शन जो है देता कौन है? इंजीनियर डायरेक्शन देगा, सुपरवाइजर डायरेक्शन देगा। तो डायरेक्शन भी एक ही व्यक्ति से प्राप्त होना चाहिए। अलग अलग तरीके से डायरेक्शन यदि मिलने लगेगा तो ऐसी सिचुएशन में श्रमिक भ्रमित हो जाएगा। आप कल्पना कीजिए कि एक कारखाने के अंदर में एक मशीन में 5 मजदूर काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने आके उनको काम करने की पद्धति अलग बताई कि आप 4 लोग ऐसे खड़े रहो और एक आदमी ऐसा खड़ा रहे। फिर दूसरा आदमी आ जाए, अधिकारी आ जाए, वो बोले नहीं नहीं साहब, इधर 3 खड़े हो जाओ सामने और इधर साइड में 2 खड़े हो जाओ और ऐसा काम करो। और कोई दूसरा आ जाए, बोले साहब 2-2 की गुट में बंट जाइए और फिर काम करिए। अब यहां पर निर्देश उन श्रमिकों को 3-3 व्यक्तियों से डायरेक्शन मिलेगा। अब उनके दिमाग में यही बात आएगी कि हम खड़े कैसे हों, क्योंकि तीनों ही अधिकारी हैं जिनने डायरेक्शन दे के गए। तो ऐसी सिचुएशन में उनको आज्ञा का पालन और निर्देश का पालन करने में परेशानी जाएगी। इसलिए निर्देश की एकता के सिद्धांत में ये स्पष्ट किया गया है कि निर्देश भी हमेशा एक ही व्यक्ति से उन श्रमिकों को प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद अगला जो दिया हुआ है सामूहिक हितों की प्राथमिकता का सिद्धांत। इसको इतना लंबा पॉइंट नहीं बोले आप, सामूहिक हित का सिद्धांत ऐसा बोलना चाहिए, छोटा हो जाएगा पॉइंट। बड़ा पॉइंट रहता है, याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो सामूहिक हित के सिद्धांत में क्या बात बताई गई है, यहां पर आप देखिए कि जब व्यक्ति एक उपक्रम के अंदर में काम करता है तो उसके अंदर में 2 प्रकार की भावनाएं होती हैं। देखिए, हम व्यक्ति हैं, आप भी व्यक्ति हैं। आज मैं जैसे वीडियो बना रहा हूं
मैं इसमें अपना व्यक्तिगत हित मेरा है। मेरा व्यक्तिगत हित यह है कि मेरे बच्चे जो हैं वो शिक्षित हो रहे हैं। सामूहिक हित यह है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो। ये सामूहिक हित हुआ। तो व्यक्तिगत हित जो होता है ना, वो गौण होता है, छोटा होता है। लेकिन सामूहिक हित जो होता है हमेशा विस्तृत होता है। तो मैं की जगह हम के साथ काम करना चाहिए। सभी लोग मिलकर काम करें। सामूहिक हित उपक्रम का क्या है? उपक्रम को अधिक से अधिक उत्पादन दिलवाएं और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसके बाद अगला सिद्धांत जो आता है वो आता है न्यायपूर्ण पारिश्रमिक। आपने जो वीडियो में शॉट लिया होगा उसमें दिया हुआ है कि साहब, लंबा दिया हुआ है कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। उतना लंबा 7वां पॉइंट जो है वो उतना लंबा नहीं करना आप। इसमें न्यायपूर्ण पारिश्रमिक का सिद्धांत ऐसा कर लेना, पॉइंट छोटा हो जाएगा, याद करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो यहां पर फ्यूल बिल्कुल स्पष्टता के साथ बता देना चाहते हैं कि देखिए, किसी भी उपक्रम में, किसी भी कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी और मजदूरों को जो मजदूरी प्राप्त होती है वो उचित और न्यायपूर्ण मजदूरी मिलनी चाहिए। उचित और न्यायपूर्ण मजदूरी यदि उन्हें मिलेंगी तो वे संतुष्ट कर्मचारी रहेंगे और पूरे समर्पण के साथ अधिक से अधिक मेहनत करके उपक्रम को अधिक से अधिक लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। माने यहाँ पर समानता के आधार पर, न्याय के आधार पर मजदूरी दी जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके बाद 8वां पॉइंट दिया हुआ है केंद्रीयकरण का सिद्धांत। केंद्रीकरण के सिद्धांत में क्या बताया गया है साहब? ये तो बड़ा लंबा विषय हो जाता है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। ये आगे अध्याय में आएगा, उसमें अपन उसको विस्तृत रूप से समझेंगे। अभी तो छोटे स्तर पर आप समझिए कि देखिए, छोटे स्तर का व्यवसाय यदि हो तो वहां पर केंद्रीकरण व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। केंद्रीकरण व्यवस्था का अंतर का मतलब क्या? आप फैक्ट्री के मालिक हैं, तो आप जब फैक्ट्री के मालिक हैं तो सारे अधिकार आपके पास होने चाहिए। आप अधिकार बांटिए मत, आप सारे अधिकार अपने पास रखिए ताकि श्रमिक जो है उसे ये मालूम हो कि हमारा फैक्ट्री का मालिक जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो ऐसी स्थिति में वे काम को अच्छे से अंजाम देंगे और अधिक से अधिक उत्पादन होगा। अब केंद्रीकरण का मतलब ये भी नहीं है कि हम इतना ज्यादा केंद्रीकरण कर लें कि हमारी अनुपस्थिति में काम रुक जाए। तो जहां आवश्यकता पड़े वहां पर हम विकेंद्रीकरण भी कर सकते हैं, माने हम अपने अधिकारों को दूसरों को भी सौंप सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर फ्यूल के 8 सिद्धांतों को संक्षिप्त रूप में समझा है। बाकी के 6 सिद्धांत जो हैं अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे। धन्यवाद।